गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है मिनरल्स का, हमारा जो आज का टॉपिक था अभी जो इससे पहले चल रहा था मिनरल्स के बारे में, जो हम लोग पढ़े थे कि खनिज लवण हमारा क्या है, हमारे शरीर में कितने प्रकार से पाया जाता है। हमारा टॉपिक भी मिनरल्स से चल रहा है, खनिज लवण। इसके बारे में हम लोग इतना पढ़े थे कि हमारे शरीर में 4% इसका भाग पाया जाता है। 4% हमारे शरीर में पाया जाता है और 24 प्रकार के, कितने 24 प्रकार के हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं, जिसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे थे। कितने भागों में? दो भागों में। जिसमें कि पहला हमारा था प्राथमिक और सेकंड था द्वितीयक, जैसे ट्रेस, ट्रेस, गौड़। द्वितीयक ट्रेस या गौड़ के नाम से भी जानते हैं। इसे प्राथमिक, मेजर या मुख्य के नाम से जानते हैं। यह हमारे शरीर में 4% शरीर हमारा हिस्सा मिलकर बने, लेकिन जो हमारा 96% हिस्सा है बॉडी का, 96% हिस्सा ये हमारे प्रोटीन, वसा, कार्बोज, जल, इन सब से मिलकर बना। और जो हमारा केवल 4% बच रहा है वो खनिज लवण से मिलकर के बना है। इसमें हम देखते हैं 4% में भी 2% हमारा जो प्राथमिक है, द्वितीय प्राथमिक मेजर मुख्य की बात हो रही है, तो इसमें 2% हिस्सा हमारा कैल्शियम का हो जा रहा था। कैप्कस एंड ACl, मैग्नीशियम, ये हमारे प्राथमिक के ट्रिक थे। जैसे कैप्कस का पहले हमारे कैल्शियम की बात कर रहे थे, कैल्शियम, तो ये हमारे शरीर में 2% हिस्सा इसका ही हो जाता है ओनली। 4% में 4% खनिज लवण पाया जाता है, 2% हमारा कैल्शियम का हो जाता। फास्फोरस हमारा 1% ले ले रहा था। फास्फोरस 1%। अब बचा कितना? केवल 1%। 4% पाया जाता, 2 हमारा कैल्शियम हो जाता, 1% हमारा फास्फोरस होता, 1% जो होता, तो जितने हमारे और बचे, 24 में से एक हमारा कैल्शियम फास्फोरस को हटा देते, तो जितने हमारे 22 खनिज लवण बचे, 22 जो हमारे खनिज लवण बचे, वह हमारे शरीर में 1% को भी हम 100% के रूप में मानेंगे कि 1% के रूप में आए हैं। 2 कैल्शियम, 1 फास्फोरस और 1% हमारा 22 प्रकार के जो हमारे बचे, टोटल हमारे 24 हो रहे थे, जो हमारे शरीर के लिए क्या थे? आवश्यक है। तो 1% को हम कितने में मानते? 100% में मानते हैं। कितने में? 100% में। 1 को हम 100% में मानेंगे। जो भी हमारे 22 खनिज बचे, जैसे कि आयरन हो गया और कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी 1% के अकॉर्डिंग हम इनको यहाँ पर लेकर चलेंगे। कैल्शियम की हम लोग ने बात कर ली थी कि कैल्शियम और फास्फोरस पोटेशियम की बात हो चुकी थी। सल्फर। अब हम इसके बाद जो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो आयरन की, आयरन भी हो गया था, आयोडीन की बात करते हैं। किसकी? आयोडीन की। आयोडीन की, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आयोडीन की, क्योंकि कल हम लोग ने आयरन की बात की, आयोडीन में भी कुछ चीजें हम लोग ने बात कर ली थी कि हमारे शरीर में सामान्य मात्रा में 20 से 25, कितना सामान्य? 20 से 25 सामान्य, 20 से 25 और लगभग 22 से 25, लगभग 22 से 25 ग्राम पाया जा रहा था। कौन? आयोडीन हमारे शरीर में। इसके बाद हमने इससे आयोडीन में ही बात किया था आयोडीन
और 10 से 15, कितना, 10 से 15 कहाँ पे, थायराइड ग्रंथि में पाया जा रहा था, थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्राव होता, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या हो रहा था, श्रावण हो रहा था। और थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक, किसकी बात हो रही है, मुख्य घटक क्या है, आयोडीन। मुख्य घटक क्या है, आयोडीन। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारी बॉडी में सामान्य मात्रा में देखा जाए तो 20 से 25 में क्या कहते हैं मिग्रा की बात हो रही है, और लगभग की देखा जाए तो 22 से 25 की बात हो रही है। लेकिन जो हमारे बॉडी में थायराइड ग्रंथि है उसमें 10 से 15 mg पाया जा रहा है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित हो रहा है, और जो इसका मुख्य घटक है आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक आयोडीन है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या आयोडीन में बात किया था कि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में 3 प्रकार की बीमारी हो रही थी। कितनी हो रही थी, 3 प्रकार की बीमारी हो रही थी। आयोडीन की कमी से तीन प्रकार के रोग या बीमारी हमारे शरीर में हो रही थी। तीन में जो कि हम पहला देखते हैं, पहला था इसमें घेंघा रोग, जिसे गलगंड के नाम से भी जानते हैं या ग्वाइंटर। सेकंड है मिक्सीडीमा, मिक्सीडीमा। और थर्ड है क्रेटिनिज्म। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के रोग पाए जा रहे थे आयोडीन की कमी से, जिसमें कि हमारा पहला था घेंघा रोग या गलगंड या फिर जिसे हम ग्वाइंटर के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा मिक्सडीमा हो गया, और थर्ड है हमारा क्रेटिनिज्म। तो हम ये देखते हैं कि जो ये बीमारी है घेंघा रोग या जिसे हम गलगंड या ग्वाइंटर के रूप में जानते हैं, तो ये बीमारी कैसे होती है। तो जो ये बीमारी हमारी हमारे शरीर में क्या होता है कि जो हमारे शरीर में पहले भी हम जानते हैं कि आयोडीन 10 से 15, कितना, 10 से 15 mg हमारे थायराइड ग्रंथि में विद्यमान है, यहाँ की मौजूद है। और थायराइड ग्रंथि क्या कर रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण कर रही है। किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कर रही है। तो जब वो थायरॉक्सिन तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि का जो हमारा भार होता है, जो हमारा वजन या वेट की बात करें, 25 ग्राम, कितना, 25 ग्राम। तो इससे कौन प्रभावित हो रहा है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। क्योंकि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि का जो भार हो रहा था, जिसकी बात कर रहे थे, 25 ग्राम की बात कर रहे थे, कि क्या थायराइड ग्रंथि का जो हमारा भार था कितना था, 25 ग्राम होता है। कितना, सामान्य अवस्था में थायराइड ग्रंथि का भार 25 ग्राम, 25 ग्राम में होता है। और ये कर क्या रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कर रहा है। लेकिन क्या होता है, जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो थायराइड ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण कर रहा है, निर्माण करने का प्रयास कर रहा है, तो जब उसकी आयोडीन की कमी हो रही है तो उसे अत्यधिक मेहनत करना पड़ा, क्या करना पड़ा, अत्यधिक प्रयास करना पड़ा, जिसकी वजह से जो इसका साइज है, मतलब जो थायराइड ग्रंथि का जो हमारा साइज है 25 ग्राम हो रहा है, वह बढ़कर कितना हो जाएगा, 200 से 300, 200 से 500 ग्राम। कितना, 200 से 500 ग्राम। क्या, थायराइड ग्रंथि का साइज यहाँ पे 25 ग्राम की बात हो रही है, यहाँ पे या उसका भी भार की बात हो रही है, और यहाँ पे इसका कितना हो जा रहा है आकार, 200 से
500 ग्राम यहाँ पे इसका बाहर हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रही है दिक्कत। यहाँ पे जब यहाँ थायराइड ग्रंथि जो हमारी है, तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि है 25 ग्राम इसका जो भार, तब ये क्या कर रही थी, थायरोक्सिन हार्मोन्स का श्रावण कर रही थी इसमें थायरोक्सिन हार्मोन्स का श्रावण कर रही थी। लेकिन जब यहाँ पे आयोडीन की कमी हो गई तो उसके बाद उसे और भी अत्यधिक मेहनत करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन का श्रावण हो सके, उसे बनाया जा सके उसे। तो इसके लिए इसका भार के इसका आकार कितना होता है, 200 से 500 ग्राम। तो ये जब इसका आकार बढ़ गया, गला हमारे गले के पास मतलब श्वास लेने के लिए कोई नली है, तो जब इसका आकार बढ़ जाएगा, किसका, थायराइड ग्रंथि का आकार जब बढ़ जाएगा, तो बढ़ने के बाद क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। क्या हो जाएगा, इसका आकार, किसका, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाएगा। बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, जब इसका आकार बढ़ जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, श्वास नली हमारी दब जाएगी। क्या होगी, श्वास नली दब जाएगी, श्वास नली दब जाएगी, जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो वो नली जब दब जाएगी तो हमें जाकर के दिक्कत होगी। यही जो हमारी बीमारी है, जो दब रही है श्वास नली, सांस लेने में समस्या, और ये जो गले के पास हमारी नली है जो जाकर के थायराइड ग्रंथि से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, इसे हम गीगा या गलगंड या ग्वाइंटर रोग कहते हैं। गलगंड मतलब गले के पास की बात हो रही है, ग्वाइंटर भी गले, जो हमारा गला है जहाँ पे यहाँ पे एक नली है, जो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से, क्योंकि उसका आकार कितना था, 25 ग्राम की बात हो रही थी, लेकिन जब उसे आयोडीन की कमी महसूस हुई तो उसका आकार 200 से 500 ग्राम बढ़ गया था, जिसकी वजह से सांस लेने में समस्या होने लगी। तो इस बीमारी को हम कीगा या ग्वाइंटर या गलगंड के नाम से जानते हैं। ज्यादातर ये बीमारी हमें देखने को मिलती है प्रेग्नेंट मदर में। प्रेग्नेंट मदर में क्यों, क्योंकि जो महिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय उनके अंदर ऑलरेडी एक शिशु क्या है, पल रहा है, तो यहाँ पे उन्हें आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता ज्यादा होती है। जब उसे इसका सेवन नहीं सही से करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है प्रभावित होता है, उसके मानसिक विकास में भी दिक्कत होती है, शारीरिक वृद्धि में भी सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहा है, लिख सकते हैं, गर्भवती महिला, क्योंकि गर्भ काल में पल रहे बच्चे को भी क्या होती है, आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। उसकी कमी होने पे उसके में भी, बच्चे में शारीरिक और क्या कहते हैं मानसिक दोनों प्रकार की वृद्धि पर क्या होगा, फर्क पड़ेगा। हमने गलगंड या ग्वाइंटर या घेंगा के बारे में देखा। सेकंड यहाँ पे बात करते हैं क्रिटिनिज्म की। किसकी, क्रिटिनिज्म की। क्रिटिनिज्म रोग की बात कर रहे हैं। घेंगा रोग हमने समझा, थोड़ी सी नहीं, बस ऐसे ही कि कितना था, घेंगा शॉर्टकट था बिल्कुल समझने के लिए। सेकंड की बात कर रहे थे, क्रिटिनिज्म की बात कर रहे थे। तो ये होता है प्रेग्नेंट महिला से उसके पेट में या गर्भ में पल रहे बच्चे को होता है। सीधा सीधा से इसका सीधा सा संपर्क है, महिला से बच्चे को हो रहा है। प्रेग्नेंट महिला से, प्रेग्नेंट मदर से किसे हो रहा है, बच्चे को हो रहा है। बच्चे को क्या होगा, तो बच्चे के सबसे पहले उस पर इफेक्ट पड़ेगा शारीरिक वृद्धि पर। किस पर पड़ेगा, सबसे पहले उसका इफेक्ट पड़ेगा शारीरिक वृद्धि पर। बच्चे के शारीरिक विकास पर सबसे ज्यादा वृद्धि पड़ेगी आयोडीन की कमी से, शारीरिक वृद्धि पर। फिर मानसिक वृद्धि पर, मानसिक रूप से क्या होगा, कमजोर हो जाता है। अगर व्यक्ति उसके शरीर में आयोडीन की मात्रा कम होती है तो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। जैसे कि कुछ देर से चीजों को समझना, थोड़ा रुक रुक के कार्य को करना। अब अगर उससे कहा जाएगा, कोई छोटा सा बच्चा है, जैसे उसका जन्म हो गया और उसके में स्टार्टिंग से गर्भ के दौरान ही, जब वो माता के पेट में था, तभी से उसके शरीर में आयोडीन की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो जब बच्चे का जन्म हो गया, स्टार्टिंग में किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो देखो अगर उस बच्चे से कहा जाएगा बेटा ऐसा करो, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, तो पहले वो कुछ देर बैठा रहेगा, एक बार ऐसे देखेगा, फिर हमारी तरफ देखेगा, फिर कुछ देर माइंड में जो भी उसके चलता रहेगा, फिर वो धीरे से उठेगा, उठ के जाएगा, मतलब एक गिलास पानी लाने में उसे 10 कदम चलने में 10 बार वो सोचेगा। क्योंकि उसका क्या हो रहा है, जो मानसिक वृद्धि है, जो उसका कहीं प्रभावित हो गई है, आयोडीन की कमी से मानसिक वृद्धि उसकी रुक गई है, कहीं ना कहीं वो क्षतिग्रस्त हो गई है, तो फिर वो थोड़ी देर बाद थोड़ा समय लेकर के जाएगा, पानी लेकर आएगा, फिर वह देगा। तो ये हमारी मानसिक वृद्धि क्या हो रही थी, उसे प्रभावित कर रही थी। शारीरिक वृद्धि भी प्रभावित होती है। बालक जो होता है, शिशु होता है, बौनापन का शिकार हो जाता है, छोटा हो जाता है, जितनी उसकी हाइट की आवश्यकता, या एक जो मानते हैं ना कितनी एवरेज हमारी हाइट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट नहीं होती है।
तो क्रिटिनिज्म से जो बच्चे में हम ये देख रहे थे, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में, इसमें दो तरह की बीमारियां हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठंड की हम लोग इसमें बात करते हैं मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा मिक्सिडीमा क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें हो जाता है मस्तिष्क के कार्य में, मस्तिष्क के कार्यों में शिथिलता आ जाती है। कार्यों में शिथिलता आ जाती है। मस्तिष्क के कार्य में क्या शिथिलता आ जा रही है, किससे, मिक्सिडीमा से। और इसके साथ ही इसमें देखते हैं कभी कभी हमें शरीर में सूजन देखने को भी मिलता है। शरीर में सूजन शरीर में सूजन देखने को भी मिलता है। मस्तिष्क के कार्य में यदि शिथिलता आ जाएगी, यहाँ पर देखते हैं शिथिलता एक शब्द को लेते आ जाएगी, तो उसका जो बालक है, जो शिशु है, मिक्सिडीमा मिक्सिडीमा बीमारी हो रही थी, जो शिशु है उसमें क्या कार्य करने की क्षमता, हमने पहले ही देख लिया था कि जो क्रिटिनिज्म बीमारी हो रही थी वो बालक को किस प्रकार से प्रभावित कर रही थी। तो यहाँ पे जब उसकी मस्तिष्क के कार्य में शिथिलता आ जाएगी तो क्या करेगा, धीरे धीरे कार्य को समझेगा। ऐसे तुरंत तो कोई चीज कहते हैं ना, जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, बुद्धि पढ़ते हैं, तो बुद्धि के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें हमारा जो आईक्यू लेवल होता है, सामान्य का इतना होता है, जड़ इतना होता है, मूर्ख इतना होता है, प्रतिभाशाली 120 हो जाता है। तो यहाँ पे जो बच्चे का मस्तिष्क ही काम नहीं करेगा तो उसका बुद्धि का संतुलन कैसे होगा, कैसे वो किसी कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएगा, क्योंकि उसका जो आईक्यू लेवल होगा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। किसी भी कार्य को करने से पहले मस्तिष्क ही तो हमें संदेश देता है ना कि हमें ये कार्य करना है। तो जब उसमें शिथिलता आ जाएगी तो किसी भी कार्य को वो आसानी से नहीं कर पाएगा और शरीर में सूजन हो जाएगा। सब बॉडी में उसकी स्वेलिंग होगी तो और भी ज्यादा उससे दिक्कत होने लगी, और भी कई प्रकार की बीमारियों का यहाँ पे क्या होगा, जन्म होने लगेगा। फिर एड़ी में सूजन हो जाएगा। एड़ी, पैर पैर की बात हो रही है, पैर के तलवे की बात हो रही है, वहां पे इसे क्या होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो हमने देखा था कि आयोडीन से हमें, आयोडीन की कमी से कितनी प्रकार की बीमारियां हो रही थी, तीन, गलगंड, घींगा या ग्वाइंटर, मिक्सिडीमा और किटिनिज्म। और ये किसको प्रभावित कर, वयस्क को, बच्चों को। वयस्क मतलब प्रौढ़ की बात हुई, जिनकी उम्र 20 से 40 के आसपास है। ये सभी हमारे आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। अब इसकी बात हम बात करते हैं कार्य की बात करते हैं। आयोडीन के कार्य की, कि हमारे शरीर में जो आयोडीन की मात्रा है वह किसका, या आयोडीन का क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहले इसका प्रमुख कार्य आयोडीन का कार्य होता है, हम क्या कहते हैं, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, वह कंट्रोल करने का कार्य करता है। किसकी मात्रा को, कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल एक हमारे एक प्रकार था, इससे पहले हमने उसमें एस्टेरॉल पढ़ा था, वो हमारे इसके दो प्रकार हुए थे, एक हमारा कोलेस्ट्रॉल, एक हमारा दूसरा हमारा आर्गोस्ट्रॉल। तो किसकी मात्रा को, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करें, नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का कार्य करे। कौन कंट्रोल करने का कार्य करे, आयोडीन। आयोडीन क्या हमारा खनिज लवण है, क्या है, खनिज लवण है। कौन सा, द्वितीय प्रकार का, गौड़िया थी कह सकते हैं क्या, ट्रेस के रूप में। ट्रेस का इन द सेंस कहने का मतलब है अल्प मात्रा में जो हमारे शरीर में क्या होता है, मौजूद रहता है। सेकेंड पॉइंट की हम इसमें बात करते हैं
शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को भी क्या करे, प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। हल देखते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा फिर शारीरिक एवं क्या करता है, मानसिक वृद्धि को भी प्रभावित करता है। फिर लैक्टेंट मदर, मदर अब जो माता क्या करती है, बच्चे को दूध पिला रही है, उनकी लैक्टेंट मदर की बात करें तो उसमें दूध के स्राव में भी क्या करता है, आयोडीन का मुख्य रोल रहता है। दूध के निर्माण में सहायक होता है। दूध का निर्माण करता है। ये हमारे, और एक हमारा इसमें था थायरॉक्सिन, हार्मोन का श्रावण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का जो थायराइड ग्रंथि करे, थायराइड ग्रंथि में क्या 10 से 15 कम से कम एमजी विग्रा के रूप में आयोडीन हमारा मौजूद रहता है। और जहां हल्का सी वहां से कमी हुई है, थोड़ी सी लापरवाही हुई, तो घींघा रूप में जाकर के बीमारी का रूप ले लेता है। ये चार जो हमारे मुख्य कार्य थे, आयोडीन के कार्य थे। अब हम लोग इसकी बात, इसमें बात करते हैं अधिकता से। इसकी अधिकता से आयोडीन की। अधिकता से तो दो, एक पहला था एक्सोपैथेलिक, एक्सोपैथेलिक। एक्सोपैथेलिक एक बीमारी है, किसकी कमी, किसकी अधिकता से हो रही है, आयोडीन की अधिकता से हमारे शरीर में ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। और सेकंड इसमें जो हमारा होता है, ये फर्स्ट सेकंड एक्सोपैथैलमस। प्रथम ग्वाइंटर और एक्सोपैथेलिक ग्वाइंटर, यह दो बीमारी हमें आयोडीन की अधिकता से देखने को मिलती है। कमी से 3 मिल रही थी और इसकी अधिकता से 2 देखने को मिल रही थी। एक हमारे एक्सोपैथेलमिक और दूसरा हमारा एक्सोपैथैलमस। एक्सोपैथेलमिक में क्या होता है, स्त्रियों में रजोधर्म अनियंत्रित होना। इसमें जैसे अनियंत्रित होना, क्या होगा जब ये बीमारी हमारे शरीर में आयोडीन की अधिकता से होगी, एक्सोपैथेलमिक ग्वाइंटर, तो जब महिलाएं, जब उनकी पीरियड्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग नहीं रहेगा। इससे में जो रजोधर्म होता है उसके दौरान इसमें क्या होगा, कंट्रोलिंग नहीं रहेगा। किसकी वजह से, इस एक्सोपैथेलमस की बीमारी की वजह से उनकी रजोवृत्ति में क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा उससे। और इसमें फिर क्या होगा, आंखों की पुतलियों में वसा का भी जमाव होने लगता है। आंखों की आंखों की पुतलियों में वसा का जमाव, क्या होगा, आंखों की पुतलियों में वसा का जमाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो हमारे रजोधर्म की बात 14 से 20 दिन का बस होता है, तब जो भी 2-4 दिन का टाइम पीरियड हमारा होता है, या एक हफ्ते की किसी किसी के होते, तो बस उस दौरान ही।
उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जिस हिसाब से बॉडी में हमारे ब्लड बन रहा है उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल में आने लगता है। लेकिन सिर्फ हमारे शरीर में आयोडीन की अधिकता से। हमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के जैसे पीरियड्स के कुछ टाइम होते हैं, किसी का 2 दिन, किसी का 4 दिन, किसी का हफ्ते दिन, और आने की डेट हमारी होती है 28 दिन के बाद। हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारे शरीर में एक चक्र बन रहा है, रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, जो यहाँ तक स्थिति पहुंच रही पीरियड्स के दौरान, तो 28 दिन के बाद ज़्यादातर ये संभावना बनती है। तो किसी किसी का क्या होता है कि महीने में 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, फिर किसी का कंटिन्यू मंथली आता रहता है। तो हमें ये लगता है छोटी सी चीज़ पर हम फोकस नहीं करते हैं। बिल्कुल भी हमें लगता है कि नहीं, क्या पता कोई बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर से संपर्क। लेकिन हमारे शरीर में यदि आयोडीन की अधिकता भी हो जाती है तो सीधा हमें इसका प्रभाव स्थितियों में यहीं पर देखने को मिलता है, किसी भी एज में। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, जितना हमारे शरीर को जरूरत है बस उतनी ही मात्रा में किसी भी चीज का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। जिसे हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं। संतुलित आहार हम क्यों कह रहे हैं, संतुलित आहार इसीलिए कहते हैं ना बैलेंस डाइट, क्योंकि जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है बस उतना ही पौष्टिक तत्व लिया जाए। यदि उसकी अधिकता हो तो कई प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। अब सेकंड की बात करते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे, एक्सोपैथेलेसिस में क्या होता है, स्त्रियों को अत्यधिक पसीना आता है। अत्यधिक पसीना आना। क्यों अत्यधिक पसीना आ रहा है, क्योंकि इसका भी रीजन क्या, और आयोडीन की यहाँ पर क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। एक्सोपैथैलमस क्वाइंटर और एक्सोपैथेलिक क्वाइंटर, जहाँ स्त्रियों में रजोधर्म की बात हो रही थी। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि आयोडीन की बीमारियां स्त्रियों में देखने को क्यों मिलती, तो स्टार्टिंग में ही जो हमने एक बात कही थी कि जब महिला क्या कहती, जब महिला गर्भवती रहती है तो सबसे ज्यादा उस समय आयोडीन की मात्रा उसके शरीर को क्या होती है, आवश्यक होती है। तो वहां से स्टार्टिंग होता है। देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पे स्त्रियों की बात हो, और एक्सोपैथेलमस में स्त्रियों की बात हो रही है। यह हमारा था पूरा आयोडीन के बारे में। किसके बारे में, आयोडीन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, किसकी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन, इसकी बात करें, फ्लोरीन एफ से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। फ्लोरीन की बात करें तो जो हमारा फ्लोरीन है यह भी क्या है, खनिज लवण है, द्वितीय खनिज लवण। खनिज लवण है। किस प्रकार का, द्वितीयक। द्वितीयक या गौड़ फ्लोरीन। और यह हमारे शरीर में, ये क्या कहते हैं, फ्लोरीन जो है हमें प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं प्राप्त होता है। फ्लोरीन प्रकृति में प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। पाया जाता यह भूमि एवं जल में पाया जाता है। कहाँ पर, भूमि एवं जल में पाया जाता है। फिर फ्लोरीन में हम लोग यहाँ पे देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जा रहा है तो किस रूप में पाया जाता है, फ्लोराइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में, यह इसकी बात हो रही फ्लोरीन की, फ्लोरीन फ्लोराइड के रूप में, किसके रूप में, फ्लोराइड के रूप में। किसके रूप में पाया जा रहा है, फ्लोराइड के रूप में, क्योंकि प्रकृति में तो स्वतंत्र रूप से पाया नहीं जा रहा फ्लोरीन। और कहाँ पे पाया जा रहा है, भूमि एवं जल में, और फ्लोराइड के रूप में। कितनी आवश्यकता, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में, बल्कि लेकिन
महत्वपूर्ण, हमारे शरीर में थोड़ी सी इसकी आवश्यकता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। हम यहाँ पे इसमें कुछ चीजें देखते हैं, स्वतंत्र की बात करते हैं कि स्वतंत्र रूप में क्या हो रहा है, नहीं पाया जा रहा है। और फिर फ्लो कहाँ किस रूप में प्राप्त हो रहा है, फ्लोराइड के रूप में प्राप्त हो रहा है। कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, भूमि एवं भूमि एवं और सबसे ज्यादा हम अगर फ्लोरीन की क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसको देखने को हमें ये मिलता है कि यह वृद्धि एवं विकास के लिए भी आवश्यक है। वृद्धि एवं विकास के लिए भी आवश्यक है। हमने इसमें एक पॉइंट देखा कि जो भी हमारे द्वितीय खनिज लवण या फिर जो भी हमारे प्राथमिक खनिज लवण थे 7 थे, 24 प्रकार के हो रहे थे। 7 हमारे कौन से थे, प्राथमिक थे, और जो हमारे बच्चे थे टोटल कितने, 17, वो हमारे द्वितीय या गौड़ या ट्रेस हो रहे थे। तो कई मतलब एक कार्य को जैसे कि वृद्धि और विकास में सहायक कहाँ पर है, आवश्यक है, फ्लोरीन भी है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, आयोडीन। आयोडीन भी हमारे वृद्धि विकास के लिए सहायक हो रहा था। कैल्शियम का देखे तो हड्डियों का क्या कर रहा था, वृद्धि और विकास कर रहा था। फिर अगर दांतों की बात करें, हड्डियों दांतों की बात करें तो कैल्शियम और फास्फोरस की बात कर लेते हैं कि क्या फास्फोरस का 80% कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम फॉस्फेट का क्या कर रहा था, निर्माण कर रहा था, जो उसकी हड्डियों और दांतों के लिए क्या था, आवश्यक माना जा रहा था। तो कई प्रकार, कई मिनरल्स, कुछ प्राथमिक और कुछ द्वितीयक। द्वितीयक अलग और प्राथमिक, ऐसा नहीं कि नहीं प्राथमिक का जो कार्य है वो द्वितीयक नहीं कर सकता, या जो द्वितीयक का कार्य है वो प्राथमिक नहीं कर सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राथमिक और द्वितीयक कई प्रकार के मिनरल्स मिलकर के एक ही कार्य को क्या कर रहे थे, बार बार करने का कार्य कर रहे थे। यहाँ पे जैसे हमने फ्लोरीन में भी देखा, आयोडीन में भी देखा, और यहाँ पे कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो वृद्धि विकास के कैल्शियम भी क्या उतना ही जिम्मेदार है जितना कि फ्लोरीन। अब इसके बाद इसमें बात करते हैं, यहीं पे जगह है, नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, कोई बात नहीं। फ्लोरीन क्या कहते, धातु का निर्माण, धातु को वास्तविक रूप प्रदान करने का कार्य कर, धातु को धातु को वास्तविक धातु को वास्तविक रूप प्रदान करने का कार्य करता है। वास्तविक रूप प्रदान करने का कार्य करता है। अब तक ये हमारा यूनिक कार्य मिला, क्योंकि दांतों के निर्माण, हड्डियों के निर्माण में तो कैल्शियम फास्फोरस था ही और फ्लोरीन भी था, लेकिन ये जो भी वास्तविक की बात की, वास्तविक रूप या वास्तविक उसके आकार देने की बात की, तो किसने की सबसे पहले, अभी किसने की, फ्लोरीन ने की, किसने की, फ्लोरीन ने की, उसके वास्तविक रूप की बात की। कई खनिज लवणों में सहायक होता है, कई खनिज लवणों में क्या होता है, सहायक होता है, लवणों में सहायक होता है। और हमारे जो दांत है, इनकी इनेमल परत की क्या करता है, सुरक्षा का भी कार्य करता है, इनेमल परत भी, परत को क्षय होने से बचाता है, क्या करता है, क्षय होने से बचाता है। और फ्लोरीन, जो हमारे दांत की जो बाहरी वाली परत है, दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो जो दांत की बाहरी वाली परत की बात है, जब सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता है एनिमल, तो उसको क्षय होने से कौन बचा रहा है, फ्लोरीन हमारा क्षय होने से उसको बचाता है। इसके बाद इसमें एक कार्य और हम देखते हैं कि कीटाणु नाशक होते हैं, क्या होते हैं, फ्लोरीन हमारे कीटाणु नाशक होते हैं, कीटाणु नाशक होते हैं। कैसे हो रहे हैं, कीटाणु नाशक हो रहे हैं। और दांतों का सबसे मेन चीज हमें बस ये वास्तविक आकार की बात याद रखनी है कि जो अभी तक किसी भी मिनरल्स में हमें देखने को नहीं मिला, वह हमें ये मिला कि फ्लोरीन का जो मुख्य मेजर की बात करते हैं, तो यह बात करते हैं कि हमारे दांतों को क्या करता है, वास्तविक आकार देने का या मतलब रूप देने का कार्य कर रहा है। और इसे कीटाणु नाशक तो है ही, साथ में कई प्रकार के खनिज लवणों में क्या कर रहा है, सहायक भी होता है।
और इसके साथ ही इनेमल परत को क्षय होने से भी बचाता है। अब देखते हैं हम इससे जुड़ी बीमारियां। रोग की बात करते हैं। इसकी बात करें, रोग की बात करते हैं। यदि इसकी शरीर में कमी हुई या अधिकता हुई तो दोनों प्रकार से क्या है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। डेंटल फ्लोरोसिस, फिर बोन्स फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस और बोन्स फ्लोरोसिस। इससे क्या हो रही थी, इससे रोग हो रहा था कि अगर इसकी कमी या अधिकता हो जाएगी तो डेंटल फ्लोरोसिस नामक हमें बीमारी हो जाएगी। डेंटल फ्लोरोसिस में क्या होता है, दांत हमारे जो होते हैं, दांत की जो इनेमल, यहाँ पे देखिए पानी में फ्लोरीन की मात्रा, पानी में फ्लोरीन की मात्रा ppm, यानी इसकी 3 से 4 या फिर 4 से 5 हो जाती है, हो जाती, किसमें, फ्लोरीन की मात्रा पानी में हो जाती तो दंतु फ्लोरोसिस, मतलब दांतों से संबंधित बीमारी, दंतु मतलब दांत की बात करें, दंतु फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, नामक हो जाता है। दंतु फ्लोरोसिस जैसे दांत हमारे बदरंग हो जाते हैं, दांत बदरंग हो जाते हैं क्योंकि वास्तविक आकार उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे खराब हो जा रहा है, तो दांत हमारे कैसे दिखने लगे, बदरंग हो जाते हैं। और इनेमल परत का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, इसका इनेमल परत का, इनेमल परत का क्षय होने लगता है। तो ये हमारा था दंतु फ्लोरोसिस या फिर डेंटल फ्लोरोसिस, जो क्या होता है, फ्लोरीन में अगर 3 से 4 या 4 से 5 ppm की पानी की, मतलब पानी में फ्लोरीन की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है तो दंतु फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अब ppm का देखते हैं, यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसकी मात्रा यदि पानी में क्या हो रही, अधिक हो जाएगी तो दंतु फ्लोरोसिस या डेंटल फ्लोरोसिस नामक बीमारी देखने को मिलेगी, जहां पर एनिमल परत भी हमारी क्षय हो जाता है। अब जो हम सेकंड की बात करते हैं, बोन्स फ्लोरोसिस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हड्डियों में, हड्डियों में फ्लोरीन की मात्रा, हड्डियों में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाए तो हड्डियां ठोस कठोर हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। किससे, बोन्स फ्लोरोसिस की बात हो रही, इसमें हड्डियों में क्या होता है, फ्लोरीन की मात्रा यदि बढ़ जाए तो हड्डियां क्या हो रही है, कठोर हो जाती है। और अस्थियों में पत्थरों की समान कठोरता आ जाती है, अस्थियों में पत्थरों के समान, किसके समान, पत्थरों के समान
पत्थरों के समान इसमें कठोरता क्या आ जाती है। बोन्स का मतलब हड्डी की बात हो रही है, यहीं से नाम से देखते हैं तो हड्डी की बात हुई, बोन्स की बात हुई, तो अगर इसमें फ्लोरीन की मात्रा अधिक पाया जा रहा है तो हड्डियां अकड़ जाएंगी। अकड़ के साथ क्या होती है, कठोर, इतनी कठोर वो हो जाएंगी कि उनकी तुलना यहाँ पर पत्थर के समान की जाती है। फ्लोरीन की कमी या अधिकता से दो प्रकार की, एक डेंटल फ्लोरोसिस और बोन्स फ्लोरोसिस, दोनों प्रकार की क्या हो रही थी, बीमारियां पाई जा रही थी या फिर रोग इसमें हो रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लोरीन का सबसे अधिक प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो फ्लोरीन का सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव इंसाइजर पर, अधिक प्रभाव तब कृंतक दांत की बात हुई, इंसाइजर दांत, इंसाइजर पे क्या हो रहा है, देखने को हमें सबसे ज्यादा इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और इसकी कमी से, किसकी, फ्लोरीन की कमी से दांतों में सड़न, सबसे अधिक जो हमारे इंसाइजर, जो हमारे कृंतक दांत होता है वहां पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जो आगे होते हैं। और सबसे ज्यादा इसकी कमी हमें कहाँ देखने को मिलती है, दांतों में सड़न होने लगती है। फ्लोरीन के बारे में बस इतना, इसमें हमने देख लिया कि फ्लोरीन हमारा क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे प्राकृतिक जगत में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। तो कैसे पाया जाता है, तो ये क्या होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन के रूप में नहीं पाया जाता, फ्लोरीन फ्लोराइड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, फ्लोराइड के रूप में। और यदि इसमें फ्लोरीन की मात्रा जल में अधिक हो जाती है तो डेंटल फ्लोरोसिस, और अगर बोन्स में अधिक हो रही है फ्लोरीन की मात्रा तो हड्डियों से संबंधित बीमारी हो जा रही है। ये हमारे लिए अल्प मात्रा में 1% ही, जो हमारे द्वितीय खनिज लवण है 1% ही, कितना, 1% ही, पर हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो 1% अल्प मात्रा में ही, लेकिन बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए क्या माने जाते हैं, आवश्यक माने जाते हैं। कि कहीं ना कहीं सबका क्या है, कोई ना कोई कार्य, जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, अब एक उंगली से तो कोई कार्य नहीं हुई, किसी भी कार्य को करने के लिए इन सबकी जरूरत होती है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में 24 प्रकार के जो खनिज लवण है, 7 को अगर हम हटा देते हैं तो जो हमारे 17 बचते हैं, और 2 को भी अगर उसमें हटा दें, कैल्शियम और फास्फोरस को भी हटा दे, तो उसके बाद भी आयरन को भी थोड़ा सा भी साइड कर देते हैं, तो भी उसके बाद जो बचते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बस आज के लिए इतना ही।